नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूं। आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा, आप सभी विद्यार्थियों का सिलेबस भी बदल गया है और अब राजस्थान जीके के 50 प्रश्न आने वाले हैं। केवल और केवल राजस्थान जीके के ही 50 प्रश्न आएंगे। उसके अलावा आपको पता है 5 राजस्थान करंट अफेयर्स के आएंगे, 5 जो है अपने राजस्थान के, 5 इंडिया करंट अफेयर्स के और 5 साइंस के क्वेश्चन, 5 कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं, ठीक है ना। और भी मैं सिलेबस के बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा, सुबह चिंता मत करो आप लोग, ठीक है। दूसरी बात मेरी ध्यान से सुनो, रोजाना ये जो शाम को 7 बजे क्लास होती है तो डेली ले लिया करो, ये तो आप रोजाना लिया करो। उसके अलावा अपनी 4th क्लास की टेस्ट सीरीज है, 4th क्लास की टेस्ट सीरीज यदि आपको लेनी है तो अभी बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है, सुनहरा अवसर है आप सभी के लिए। मात्र 149 रुपये में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का लिंक भी दे रखा है, कैसे आपको टेस्ट सीरीज परचेज करनी है, ठीक है ना। और इस वीडियो के अंत में भी आपको बता दूंगा कि आपको टेस्ट सीरीज लेनी कैसे है आखिरकार में, ठीक है ना। यदि आप चाहते हो कि आप जानो टेस्ट सीरीज कैसे लेते हैं तो इस वीडियो के अंत में बता दूंगा मैं, ठीक है। अभी पढ़ाई करते, पढ़ाई पे ध्यान रखो। 40 प्रश्न करेंगे अपन इस क्लास में। पहला प्रश्न, मंगला सागड़ निम्न में से किस खनिज खनन की क्षेत्र है? आपको बताना है। मंगला हो गया, सागड़ हो गया, ये किस खनिज के खनन क्षेत्र है? तो आपको अच्छे से पता होगा दोस्तों, ये तेल और गैस के क्या है, भंडार है, इनके क्षेत्र है मंगला और सागड़। ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, रख लोगे याद, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपको कुछ जानकारी बता दूं, बाड़मेर के तेल के कुओं के बारे में बता दूं कि यहाँ कौन कौन से कुआं है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आ गया है। मंगला, ये सबसे पहला कुआं है मंगला वाला। उसके अलावा ऐश्वर्या है, सरस्वती है, रागेश्वरी है, कामेश्वरी है। उसके अलावा भाग्य में शक्ति है, वंदना है और विजया है। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना चाहिए, रख लोगे याद। ये खोजे गए तेल के क्षेत्र है, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे कुछ और जान लेते हैं। राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी कहाँ पैदा हुए? तो आपको बताना है कि जो राम स्नेही संप्रदाय के जो संस्थापक थे ना, रामचरण जी, संत रामचरण जी, ये कहाँ पर पैदा हुए थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है, संत रामचरण जी का जन्म हुआ था सोडा डिग्गी में। कहाँ हुआ था? सोडा डिग्गी में। आपको पता होगा इनके 4 प्रमुख ठिकाने हैं, 4 प्रमुख केंद्र है, जिनमें से प्रमुख केंद्र की बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है शाहपुरा, जो भीलवाड़ा वाला है। इसकी खुद स्थापना दोस्तों संत रामचरण जी ने की थी, यह आपको याद रखना है। उसके अलावा और भी है, कौन सा है? वो है रेण। रेण पड़ता है नागौर में। इसके जो प्रवर्तक है, मतलब जो इसके यहाँ पर जो संत है वो है संत दरियाव जी, याद रखना। रेण नागौर के संत कौन से हैं? दरियाव जी, बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है। उसके अलावा याद रखना है संत सिंहतल, तो सिंहतल के हैं हरि रामदास जी। खेड़ा पाके कौन है? तो खेड़ा का के रामदास जी। सिंहतल के तो हरि रामदास जी और खेड़ा पाके रामदास जी, याद रखना थोड़ा। उसके अलावा याद रखना है, इसके बारे में थोड़ा और जानकारी बता देता हूं आपको डिटेल से, ताकि जब क्वेश्चन आए आपके सामने एग्जाम में तो आप सारे के सारे प्रश्न सही करके आओगे। तो इसके प्रवर्तक थे संत रामचरण जी। इनका जन्म हुआ था, आपको पता है, जयपुर के पास में टोंक पड़ता है, टोंक में एक जगह पड़ती है सोडा डिग्गी, तो सोडा डिग्गी में इनका जन्म हुआ था। और ये प्रधानतः कौन सी भक्ति के थे? तो राम भक्ति के ये थे, इनकी निर्गुण परंपरा के थे। और इनका जो उत्सव मनाते हैं ना शाहपुरा में, वो मनाया जाता है फूल डोल के रूप में। और इनकी जो प्रमुख या मुख्य पीठ की बात करते हैं हम, तो शाहपुरा भीलवाड़ा मैंने आपको बता दिया। इनके कुछ उपदेश है वो अणबे वाणी के रूप में क्या है, संग्रह है। और इनके जो वस्त्र है वो गुलाबी रंग के होते हैं। तो इतनी सारी बात आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। और जो मैं जानकारी बताता हूँ ना मित्रों, ऐसी खासियत इस जानकारी में, इतनी सुंदर जानकारी है, आप सोच भी नहीं सकते हो। आपको हजारों रुपए देने के बाद भी कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा इतना शानदार तरीके से। हाँ, हो सकता है मैं चेहरा नहीं दिखाता हूं, मेरी शक्ल नहीं दिखती होगी आपको, ठीक है ना। देखो हमारे पास इतने बड़े संसाधन नहीं है कि हम सब कुछ लेके आ जाएं आप लोगों के लिए डिजिटल में लाके ऐसे पढ़ाएं। देखो हमारे पास इतना है नहीं, पर हम बस चाहते हैं कि हम जैसे भी पढ़ा रहे हैं
आप सभी लोगों को बहुत शानदार पढ़ा दे। बस हमारा मकसद ये है, आप लोगों को नौकरी दिलाने का हमारा मकसद है। हमारा मकसद ये नहीं है कि आपको बड़ी बड़ी स्क्रीनों में बड़े बड़े एड लगा के हम कोर्स बेचे, हमारा ऐसे करें, वो नहीं होता हमसे। चलो अगला प्रश्न, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई थी? तो बीकानेर लोक परिषद की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आपको याद रखना है, याद रखना होंगे कलकत्ता। अब देखो इसको याद रखने की मेरे पास प्यारी सी ट्रिक है, कैसे याद रखोगे? बीकानेर का मग्गा है, क्या है? बीकानेर का मग्गा। क्या? बीकानेर का मग्गा कलकत्ता में मिलता है। कहाँ मिलता है मित्रों? कलकत्ता में मिलता है। कितने रुपए का मिलता है भाई? 36 रुपए का। तो किसी को लेना हो ना बीकानेर का मग्गा, बीकानेर का यदि मग्गा किसी को चाहिए तो कलकत्ता जाना, वहां 36 रुपए में मिल जाएगा। तो याद कैसे रखोगे यार? सर ये क्या मतलब हुआ? क्या बावड़ा बना रहे हो आप? ऐसे बावड़ा नहीं बना रहा भाई, मैं आपको याद करवा रहा हूं। कैसे? तो बीकानेर की स्थापना किसने की? मग्गा मतलब मग्गा राम वेद ने। कलकत्ता मतलब कलकत्ता में हुई। कब हुई? 1936 में। 36 रुपए का है मतलब 1936 में हुई। याद करने की ट्रिक आई कि नहीं आई? मजे शानदार वाली। तो वैसे ऐसे याद कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा रे मित्रों। अगला प्रश्न, प्रश्न है, जालोर शासक कानड़ देव और सुल्तान अलाउद्दीन के बीच प्रथम संघर्ष कब हुआ? यानी कि जालोर के शासक थे कानड़ देव और इनके एक जो थे मुगल शासक सुल्तान अलाउद्दीन, इनके बीच प्रथम संघर्ष कब हुआ? बताओ। जवाब हो जाएगा 1298 में। कब हुई थी प्रथम संघर्ष? 1298 में। आपको पता होगा इन जालोर में प्रथम शाखा हुआ था 1311 में और सिवाना में कब हुआ था? 1308 में। डिटेल याद रखना दोनों की, सिवाना 1308, जालोर 1311 में। रख लोगे याद? चलो चलो अगला प्रश्न ये रहा, धूलकोट कहाँ स्थित है? धूलकोट कहाँ पर है? तो धूलकोट जो है आहाड़ में स्थित है। धूलकोट सभ्यता कहाँ है? तो ये आहाड़ यानी कि जो आगाट, पूरे आगाट दुर्ग, ताम्रवती नगरी, धूलकोट इसी के नाम से जानते हैं। तो धूलकोट किसके नाम से जानते हैं? आहाड़ के नाम से। आपको पता होगा दोस्तों ये बेड़च या जिस नदी को बोलते हैं आयड़, उसी के किनारे उदयपुर में बनास नदी के किनारे भी इसको मान सकते हो, या बेड़च और आयड़ के नदी के किनारे भी मान सकते हो। दोनों में से जो भी ऑप्शन में आ जाए वो लगा देना। इसकी खोज कब हुई थी? बहुत सारे बच्चों के मन में यही सवाल चल रहा है कि सर इसकी खोज कब हुई थी? बताऊंगा आपको, चिंता काहे करो। इसकी खोज हुई थी 1953 में। कब हुई थी? 1953 में हुई थी। किसने की थी? तो ये की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने। इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया? रतन चंद्र अग्रवाल, डॉक्टर धीरज जलाल साकलिया, विजय पाल, तो ये लोग थे जो उत्खनन कर रहे थे उस समय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? यानी कि जन्म से संबंधित है। आपको याद होगा जन्म में क्या करता है? जड़ुलिया, छोटे बच्चे के जड़ुलिया काटते हैं 7 साल के, रेसे कुछ कर करके 1 साल के ना काटते हैं। देखे होंगे ना आपने जड़ुलिया, रसोई खाने तो गए होंगे, झीमने तो गए होंगे। हाँ, तो ये मामला। अगला प्रश्न, कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित करता है? आपको बताना है कि कौन सा रासो है जो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित करता है। जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। कौन सा रासो है जो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित करता है? अग्निकुंड का संबंधित बताता है वो है पृथ्वीराज रासो। याद रख लोगे, पृथ्वीराज रासो हो गया, उसके अलावा नैणसी हो गए, उसके अलावा सूर्यमल मिश्रण हो गए। ये कहते हैं कि जो चौहान ये राजपूत है उनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से। कौन कौन मानते हैं? तो ये मानते हैं पृथ्वीराज, नैणसी और सूर्यमल मिश्रण। ठीक है ना? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज नहीं, पृथ्वीराज रासो मानता है। अगला, यदि बहुत सारे मानते हैं कि जो है राजपूतों की उत्पत्ति सूर्यवंशी है, तो कौन कौन मानता है सूर्यवंशी? तो पृथ्वीराज विजय के अनुसार, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, वेदला शिलालेख, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ये मानते हैं सूर्यवंशी। जब भी कुछ लोग मानते हैं कि इंद्र के वंशज है, तो इंद्र के वंश कौन मानते हैं? तो रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख मानता है। विदेशी मत कौन मानता है? तो मानता है कर्नल टॉड, स्मिथ, विलियम क्रुक। जो विदेशी लोग थे ना वो विदेशी मानते हैं इनको। और ब्राह्मण वंश मत कौन मानता है? आपको पता होगा बिजोलिया शिलालेख है ना, उसको मानता है ब्राह्मण वंशीय है। ये तो दशरथ शर्मा भी मानते हैं, गोपीनाथ शर्मा भी मानते हैं।
तो ये जो शर्मा जी है ना, ये शर्मा जी बोलते हैं तो हमारे ब्राह्मणों से वंश है, समझ गए। अरे यार भाई ऐसे मामला है, विदेशी होंगे तो सोचेंगे रहे विदेशी है तो मामला, तो ऐसे समझे। देखो बुरा मानने की बात नहीं, कोई कोई ऐसे सोच रहे हो तो ऐसे याद रखो, आपको तो एक नंबर चाहिए भाई साहब, बुरा नहीं मानना। अपने को तो ऐसे करना है कि अपने को विदेशी कौन मान रहा है, जो विदेशी होंगे वो विदेशी मान रहे हैं, ब्राह्मण कौन मान रहा है, जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण मान रहे हैं। तो ऐसे ब्राह्मण वाले नाम दिख जाए तो समझ लेना। उसके अलावा एक बिजोलिया भी मानता है ब्राह्मण वंश, ठीक है, तो ऐसे याद कर लो भाई। अगला प्रश्न, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग क्या होता है। यानी कि ये कोई दुर्ग है भाई साहब, अपन को देखो ऐसा चित्र आता है, इसके चारों ओर क्या है, खाई है। इस दुर्ग को क्या कहते हैं, तो इस दुर्ग को कहते हैं पारिख, खाई फारिक, खाई फारिक, ऐसे समझ में आ रहा है थोड़ी थोड़ी भावना, तो ऐसे याद रख लो। उसके अलावा आपको पता है कौटिल्य के अनुसार कितने प्रकार के दुर्ग थे, कौटिल्य के अनुसार 4 प्रकार के दुर्ग थे। और एक और नीति देखी होगी आपने, शुक्र नीति, शुक्र नीति के अनुसार 9, तो कौटिल्य ने 4 बताए, शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्ग बताए। तो मैं 9 प्रकार के दुर्ग कौन कौन से हैं थोड़े उनके बारे में बता देता हूं आपको, ताकि कभी भविष्य में कोई क्वेश्चन आए ना तो गलती मत करना। हरिओम सर को याद कर लेना, एक क्वेश्चन राइट हो जाएगा। सुनो वो ध्यान से, बता दूं, सुनना चाहते हो ना, सुनो तो ध्यान से सुनो। ओदक दुर्ग किसको बोलते हैं, ओदक दुर्ग कोई जल दुर्ग भी बोलते हैं दोस्तों। ओदक दुर्ग और जल दुर्ग एक ही है। तो ओदक दुर्ग और जल दुर्ग का सबसे बेस्ट उदाहरण की बात करूं ना, आपके सामने पेश करता हूं, ये लीजिए गागरोन का किला जो कहाँ है, झालावाड़ में। यह सबसे अच्छा उदाहरण है जल दुर्ग का। परंतु एक और उदाहरण याद रख लेना छुपके से, जो दोस्तों अपने चित्तौड़गढ़ में एक और है बेसरोडगढ़ का, वो भी जल दुर्ग है, पर सबसे बेस्ट उदाहरण है, पूछ लेना गागरोन है, दोनों याद रखना। उसके अलावा आपसे पूछे गिरी दुर्ग, या इसको बोलते हैं पर्वत दुर्ग, ये कौन सा है, जो उच्च गिरी पर स्थित होता है ना, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे, उनको बोलते हैं ये। तो इनमें एग्जाम्पल कौन कौन से, जो जालोर का हो गया, शिवाना का हो गया, रणथंभौर का हो गया। दानव दुर्ग किसको कहते हैं, दानव दुर्ग कहते हैं जो मरुस्थल में बना हुआ दुर्ग होता है, जैसे जैसलमेर का दुर्ग। वन दुर्ग किसको बोलते हैं, जैसे सघन भीड़ वाला जो वन होता है ना, वन के बीच में हो, उसको बोलेंगे क्या, वन, सघन वन वाला बोलेंगे उसको। तो ये इसका एग्जाम्पल है सिवाना का दुर्ग। एरण दुर्ग किसको बोलते हैं, एरण दुर्ग वे दुर्ग होते हैं जिनके मार्ग खाई कांटों पत्थरों में दुर्गम हो, जैसे कि आपको पता है जालोर का हो गया, चित्तौड़गढ़ का हो गया। उसके अलावा पारिक बताओ, पारिक मतलब जिसके चारों ओर खाए हो, जैसे भरतपुर का है, जूनागढ़ का दुर्ग है। और पारिद दुर्ग क्या होता है, पारिद या पारिक दुर्ग क्या होता है, जिसके चारों ओर क्या हो, पारिद सॉरी, तो पारिक तो हो गया जिसके चारों ओर खाए हो। और एक और होता है पारिद, पारिक अलग होता है, जिसमें पारिक अलग होता है और पारिदी या पारिद जो है अलग होता है। जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का या प्रकोटा हो उसको पारिदी बोलते हैं। उसके अलावा आपको पता है सैन्य दुर्ग, सैन्य दुर्ग ऐसे दुर्ग जिसमें युद्ध की व्यू रचना, चतुर सैनिक वगैरह रहते हैं, उसकी बात है। और सहाय दुर्ग क्या होते हैं, ऐसे दुर्ग जिसमें सूरवीर सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग रहते हैं। ठीक है, याद रख लोगे। चलो अगला प्रश्न ये लीजिए, जयानक ने कौन सी कृति की रचना की, जयानक ने कौन सी कृति की रचना की, तो जयानक ने कृति की रचना की पृथ्वीराज विजय की। तो जयानक ने कौन सी कृति की रचना की थी मित्रों, पृथ्वीराज विजय की रचना की थी, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा कुछ और बता देता हूँ, यदि आपसे कोई पूछ ले पृथ्वीराज विजय तो जयानक याद रखना। उसके अलावा पृथ्वीराज रासो पूछे तो चंद्रबरदाई, यदि हमीर रासो पूछे तो जोधराज या सारंगधर होगा। जबकि आपसे पूछे हमीर माँ काव्य तो नरेंद्र चंद्र सूर्य होगा, और हमीर काव्य पूछे तो शारंगधर होगा, और हमीर हट या सुरजन चरित्र पूछे तो चंद्रशेखर। और उसके अलावा याद रखना हमीरायण पूछे, हमीरायण याद रखना भांडव व्यास, और हमीर मद मर्दन पूछे तो जय सिंह सूरी, और हमीर बंदन पूछे तो अमृत कैलाश। इतने सारे मैंने बुक आपको बता दी, रचना बता दी, उनके लेखक बता दिए, ध्यान से याद रखना। देखो मैं इतनी सारी देर में आपको पता है 14 मिनट हो गए, 14 मिनट में केवल अपन ने 9 प्रश्न करें। इसके पीछे कारण है अपन डिटेल से पढ़ रहे हैं, अपन भाग नहीं रहे हैं। वैसे मैं जल्दी करता हूँ वैसे तो, पर मैं आपको पता है 9 प्रश्न किए, उसके अलावा मैंने आपको कम से कम 100 क्वेश्चन बता दिए होंगे। तो सोचिए आप लोग, क्या कोई टीचर आपको ऐसे पढ़ाता है, फ्री में पढ़ाता है क्या, नहीं पढ़ाता होगा।
ठीक है, देखो भाई साहब मैं दिख भी नहीं रहा होगा आपको क्योंकि मैं काला साफ, ऐसे समझ लो, तो मैं दिखता नहीं हूँ इसलिए। ठीक है, चलिएगा मित्रों, खानवा का युद्ध में लड़ा गया। जिनको 4th क्लास की टेसरी लेनी है ना, ले लेना भाई, है ना, चिंता मत करो, लास्ट में बता दूंगा सारी जानकारी। बहुत सारे बच्चे बोल रहे सर हमको बता दो, हमको बता दो, बता देंगे भी, है ना। खानवा का युद्ध में लड़ा गया, तो खानवा का युद्ध लड़ा गया था 1527 के महीने। कब लड़ा? 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था खानवा का युद्ध। कहाँ लड़ा गया था? तो ये रूपवास तहसील पड़ती है भरतपुर में, गंभीरी नदी के किनारे, वहां लड़ा था ये। कौन कौन लड़े थे आमने सामने? तो बाबर और सांगा के मध्य हुआ था जबरदस्त युद्ध। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद की संज्ञा दी थी, बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है। राणा सांगा ने पाती प्रवन की प्रथा चलाई थी, जिसके अंतर्गत आपको पता है राजाओं ने सांगा का साथ दिया था। कौन कौन ने साथ दिया था थोड़ा बता देता हूं। मारवाड़ी के शासक थे, युवराज थे मारवाड़ी के राव मालदेव, उन्होंने साथ दिया था। उसके अलावा बीकानेर के थे राव जेसी, आमेर के थे पृथ्वीराज कछवा जो कि शहीद भी हो गए थे। उसके अलावा मेवाड़ के थे रतन सिंह, उन्होंने भी साथ दिया था, वो शहीद हो गए थे। और चंदेरी के थे मेदिनी राय, और ईडर के थे भारमल, और वागड़ के थे महारावल उदय सिंह जो कि शहीद हुए थे। और अजमेर के थे करमचंद पवार, और गजनेर के थे अशोक परमार। ये अशोक परमार वही अशोक परमार है जिनको बिजोलिया की जो जागीर है वो मिली थी, पता है आप लोगों को? हाँ, बिजोलिया की जागीर जो है इनको इसी समय मिली थी। और एक और बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो राणा सांगा है जो क्या हो गए थे, मूर्छित हो गए थे, उस समय घायल अवस्था में हो गए थे राणा सांगा। तो फिर उनका जो है सारा मुकुटा धारण किया किसने? झाला अज्जाजी ने, याद रखना ये बात भी। और सांगा की जो छतरी है, राणा सांगा जी की छतरी है, वो कितने खंभों की है? तो 32 खंभों की है। कहाँ पे बनी हुई है? तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनी है। और इनका जो चबूतरा की बात करें तो ये बना हुआ है बसवा दोसा में। तो ये बातें याद रखना, बहुत काम की है, गजब की बातें ये। चलो अगला प्रश्न, कौन सा दुर्ग चीला का टीला कहलाता है? आपको पता होगा चीला का टीला, बहुत सारे बच्चे चीला का टीला नाम याद आते हैं, मेरा नगड़ छिपकाते हैं। मेरे भाई ऐसा नहीं करना रे, ऐसा नहीं करना। मैं 10 बार बताता हूँ ये बात, जब जब पढ़ाता हूँ तब ये बोलता हूँ, चीला का टीला मतलब मेरा नगड़ नहीं है, समझ गए? चीला का टीला याद आते ही जयपुर में जाओ भाई। कहाँ जाओ? जयपुर में आ जाओ। तो जयगढ़ है, चीला का टीला जो बना हुआ है, जयगढ़ दुर्ग है, ये बना हुआ है इसके ऊपर जयपुर में, चीला का टीला कहते हैं इसको। ये बनवाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने, इसका निर्माण करवाया। पूर्ण किसने करवाया? निर्माण शुरू तो करवाया मिर्जा राजा जयसिंह ने, इसका पूरा निर्माण करवाया सवाई जयसिंह ने। इसमें एशिया की जो सबसे बड़ी तोप है ना, कौन सी? जय बाण, यहीं रखी है, रख लो ना याद। देखो याद रखना, शुरू किया मिर्जा राजा ने, जयसिंह ने, बंद खत्म किया सवाई जयसिंह, है तो नाम दोनों का जयसिंह। अगला प्रश्न, पन्नादाई ने किसके जीवन को बचाया था? पन्नादाई ने किसके जीवन को बचाया था? तो राणा उदय सिंह के जीवन को बचाया था पन्नादाई ने। अगला प्रश्न आपके लिए लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल चक्री के नाम से जानी जाती है? तो कौन सी भेड़ की नस्ल है जो चक्री के नाम से जानी जाती है? तो वह है मगरा। अगला प्रश्न मित्रों, किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता नहीं की? तो किसने नहीं की बताओ? जवाब हो जाएगा माही। दोस्तों, जल विद्युत परियोजना में राजस्थान ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता नहीं की, माही। ठीक है ना। देखो माई की एक चीज बताऊं आप लोगों को, प्यार से सुनना। माई में जो जल है ना, जल इसका हिस्सा है गुजरात का तो 55 और अपने प्यारे राजस्थान का 45, जबकि इसकी जो जल विद्युत है ना, विद्युत जो बनती है वो पूरी की पूरी राजस्थान भाई साहब को मिलती है। किसको मिलती है? पूरी की पूरी राजस्थान को, यानी कि कोई समझौता नहीं है, हम एक बूंद ना दें इनको बिजली, ऐसा था ना मामला। बिल्कुल। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना का संबंध है, बहुत बार बता चुका हूं। सोम कमला अंबा, सोम कागदर, सावन भादो, बहुत बार बता चुका हूं भाई, गलती नहीं करने का। बताओ आज सोम कमला अंबा आ जाए तो डूंगरपुर, सोम कागदर आ जाए तो उदयपुर, सावन भादो आ जाए तो कोटा,
3 बात याद रख लेना कान खोल करके, दोबारा गलती नहीं करने का, रख लेना याद। चलो अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? तो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है, कौन सी नहीं आती है बताओ? तो आपको पता होगा कोलायत झील जो है इसके अंतर्गत नहीं आती है, कोलायत झील जो है इसमें नहीं आती है। अगला प्रश्न, किशनगढ़ जो अजमेर वाला जो हवाई अड्डा है ना, ये कब बना था बताओ मुझे फटाफट। ये बना था अक्टूबर 2017 में। कब बना था? अक्टूबर 2017 में बना था किशनगढ़ हवाई अड्डा, याद रखना अजमेर में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो सुमेलित नहीं है बताओ? खनिज या खनन क्षेत्र बताओ, सुमेलित नहीं है। तो आपको पता है तांबा जो मिलता है खेतड़ी सिंगाना सही है, लोहाइस मोरिजा बांग्ला सही है, सीसा जस्ता जावर मगरा सही है, टंगस्टन जो कि प्लाना मंगला गलत है, ठीक है ना, प्लाना मंगला गलत है ना। यहाँ तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने ऊपर एक प्रश्न पढ़ा था, उसमें बताया था कि मंगला पहला तेल का क्षेत्र था, तो तेल मिलता है यहाँ तो मंगला और प्लाना और मंगला में, तो ठीक है ना, रख लोगे याद। चलो अच्छा, क्लास अच्छी लग रही है ना, कमेंट करो फटाफट। कल वाली क्लास में तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए, ऐसे कर दिया करो यार। भीम सागर स्थित है, कल वाली कंप्यूटर की क्लास नहीं देखी है तो देख लेना, और जिनको 4th क्लास की टेस्टरी लेनी है भाई अंत तक बने रहना। देखो यार थोड़ा धैर्य तो रखना पड़ता है इन हर चीज़ों में, है ना, और क्लास तो वैसे भी लेनी, धैर्य की कोई बात नहीं है, क्लास अंत तक देखो, आपका ही फायदा होगा। देखो इसमें मेरा कोई फायदा वायदा नहीं है। भीम सागर स्थित है, भीम सागर है झालावाड़ में, कोटा मत लगाना, कोटा मत लगाना, फिर से बता रहा हूं, कोटा मत लगाना, आंसर होगा झालावाड़। भीम सागर स्थित है झालावाड़ में। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें बज्जू रिजर्व एरिया स्थित है? बज्जू रिजर्व एरिया स्थित है, तो याद आ जाएगा आपको बीकानेर। क्या होगा? बीकानेर। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? जवाब हो जाएगा 1964। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई थी किस वर्ष? 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य करौली जिले में अवस्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो करौली जिले में स्थित है? तो वह है केला देवी। कौन सा है? केला देवी। कैसे करौली, कैसे केला देवी, कैसे केला देवी मैया, ये सब यही है केला देवी वाले संबंधित। अगला प्रश्न, केवला देव परंतु भरतपुर में, याद रखना। हाँ, बैलगाड़ी का मेले के नाम से प्रसिद्ध है। आपको पता है शीतला माता का मेला जो चाकसू में लगता है, चाकसू में लगता है, इसको बैलगाड़ी का मेला भी बोलते हैं। आपको पता होगा माता जी की जो सवारी है वो गधे की है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को याद रखना है चैत्र के माह में इनका मेला लगता है। तो ये कुछ कुछ प्यारी प्यारी बातें हैं, ये याद कर लेना, काम आती है ये बहुत ज़्यादा। अगला प्रश्न, झालरा पाटन में सूर्य मंदिर की मुख्य विशेषता क्या है? कभी झालावाड़ गए हो? झालरा पाटन में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के विधानसभा क्षेत्र में, हाँ, तो वहाँ है सूर्य भगवान, सूर्य मंदिर जो है उसमें विशेषता है सप्तरथ की। क्या विशेषता है? सप्तरथ की विशेषता है। अगला प्रश्न, घटियाला प्राकृतिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? घटियाला प्राकृतिक अभिलेख जो संबंधित है वो प्रतिहार ककुका से संबंधित है। किससे? प्रतिहार ककुका से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है जो जयपुर की स्थापना एवं शहर की नगर निर्माण योजना की जानकारी देता है? तो वह है बुद्धि विलास। क्या होगा? बुद्धि विलास इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, हाड़ी रानी क्रमावती द्वारा जोर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी कहाँ मिलती है? तो हाड़ी रानी थी दोस्तों क्रमावती। क्रमावती ने क्या किया? जौहर में प्रवेश करते समय कुछ भूमि क्या की थी? दान की थी। उसके स्रोत कहाँ मिलते हैं? उसकी जानकारी मिलती है अपन को पूर्व ताम्रपत्र। और ये पूर्व ताम्रपत्र कब का है? 1335 का। 1335 ईस्वी का है पूर्व ताम्रपत्र।
पूर्व ताम्रपत्र में ये सारी जानकारी मिलती है। उस समय यहाँ के महाराणा कौन थे? तो विक्रमादित्य। कौन थे? विक्रमादित्य थे। अगला प्रश्न, किस जिले के उत्तरी द्वार का अष्टधातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया था? ऐसा कौन सा किला है जिसका जो अष्टधातु दरवाजा है वो 1765 में लाल किले से उतार करके लाया था? तो वो था लोहागढ़। तो लोहागढ़ के किले में लगा हुआ है। ये जो है सूरजमल ने 1733 में बनवाया था। ठीक है, अष्टधातु दरवाजा को जवाहर सिंह 1765 में लाल किले से उठा करके लिया है भाई साहब, रख लो याद। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस लोक कला में, प्रश्न है यहां पर ध्यान से सुनो, किस लोक कला में महारत होने से शाकर खान को दोस्तों 2012 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था? किसको? शाकर खान को पद्मश्री पुरस्कार मिला था 2012 में। बहुत बार ऐसे भी क्वेश्चन आता है, शाकर खान को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला? 2012 में। बहुत बार आ रखा है, शाकर खान को क्या मिला? पद्मश्री मिला। कब मिला? 2012 मिला। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आ रखा है। कौन से वाद्य यंत्र के लिए मिला था? बताओ, जल्दी से बता दो भाई। कामयच्चा के जादूगर शाकर खान को 2012 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। अच्छे से बात याद कर लेना भाई। चलो अगला प्रश्न, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? धौलागढ़ देवी का मंदिर कहाँ पर है? अलवर में। धौलागढ़ देवी का मंदिर है अलवर में। बाला किला है अलवर में। 80 खंभों की छतरी यानी जिसको बोलते हैं मूसी महारानी की छतरी, अलवर में। ऐसे याद रख लो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गढ़बीटली के नाम से भी जाना जाता है? आपको पता होगा गढ़बीटली, या इसी को बोलते हैं तारागढ़ का किला। ये जानते हैं अपन अजमेर वाले किले को। तारागढ़ के नाम से वैसे बूंदी को भी जानते हैं और अजमेर को भी जानते हैं, परंतु जो गढ़बीटली के नाम से जिसको जानते हैं वह है अजमेर का तारागढ़। अजमेर का तारागढ़, इसको गढ़बीटली के नाम से भी जानते हैं, अजमेर दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण करवाया था 1113 ईस्वी में। किसने करवाया था? बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है, अजय पाल ने। किसने? अजय पाल ने। और विलियम जो बेंटिंग था उसने कहा था कि ये दुनिया का क्या है? दूसरा जिब्राल्टर है, इस दुर्ग के बारे में। अगला प्रश्न, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई। तो ये सा राजस्थान है अपना प्यारा सा, पूछा है इसमें उत्तर से दक्षिण की लंबाई। ये कम है, कितनी है? 826। परंतु पूर्व से पश्चिम ये थोड़ी ज़्यादा है। ये कितनी है? 869। दोनों का अंतर कितना है? बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है 43। तो दोनों की मैंने आपको बता दी। आशा करता हूँ आप लोगों को जानकारी बड़ी प्यारी लग रही होगी। आ गई समझ में? चलो तो भाई आगे। अगला प्रश्न, काकदी पिकअप जल ग्रहण करता है। जो काकदी पिकअप है ना, वो किसका जल ग्रहण करता है? तो वह करता है माही बजाज सागर बांध का। ये काकदी पिकअप क्या करता है? जल ग्रहण करता है। अगला प्रश्न, कांग्रेस घास क्या है? अब देखो ऐसे वैसे भी क्वेश्चन आते हैं यार, बदनाम कर रहे हो यार तुम तो किसी को भी। ऐसे भी क्वेश्चन देता है बोर्ड वाले। ये बीजेपी वालों की चाल है भैया ना, बीजेपी वालों की क्या है? चाल है। परंतु ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए याद कर लेना भाई साहब इसको। ऐसे नहीं है आप बीजेपी घास ढूंढने लग जाओ, वो सब क्वेश्चन नहीं आया अब तक। तो कांग्रेस घास का तो आ गया। कांग्रेस घास क्या है? तो कांग्रेस घास है एक प्रकार की खरपतवार। क्या है? खरपतवार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इधर दे रखा है मृदा का प्रकार, इधर दे रखा है क्षेत्र। चलो बताओ फटाफट। तो आपको पता है एरिडोसोल, इसको बोलते हैं अर्ध शुष्क क्षेत्र। इस अल्फीसोल्स आर्द्र, इंसेप्टिसोल्स अर्ध आर्द्र, वर्टिसोल, ये तो गलत बात है यार। वर्टिसोल इसको बोलते हैं काली मृदा। ये पाई जाती है हाड़ौती के पठार में। कहाँ पर? हाड़ौती के पठार में। ठीक है, याद रख लेना। अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्नलिखित प्रशासनिक वन क्षेत्र निम्नलिखित श्रेणियों में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है ये? तो ये संबंधित है संरक्षित से। किससे? संरक्षण से। अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्नलिखित किस स्थान पर उड़न गिलहरियां पाई जाती है? उड़ने वाली गिलहरी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में।
यहाँ पर उड़न गिलहरी पाई जाती है सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए मित्रों ये रहा, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके लिए प्रायोजित है? तो ये है, आपको याद रखना है, जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन, याद रखना, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना इसके द्वारा प्रायोजित है। बहुत बार एक क्वेश्चन आ रखा है। अगला प्रश्न, राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम क्रियान्वित होता है। राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम क्रियान्वित होता है। जवाब होगा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न, इसके बाद आपको टेस्ट सीरीज के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा कैसे आपको टेस्ट सीरीज लेनी है। राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में नहीं है? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश में जिनका भाग नहीं आता है, कौन सा जिला है जो नहीं आता है? आपको बताओ, उदयपुर नहीं आता, जबकि कोटा, बारां, ये तीनों तो आते हैं। हाडोती वाले आता है आर्द्र भूमि मैदान में। अब ध्यान से सुनना मेरी, कृषि जलवायु प्रदेश कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान से सुनो, 10 प्रकार के होते हैं। अपन ध्यान से आप पढ़ने वाले हैं अच्छे से, पूरे के पूरे 10 प्रकार को मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ। ये 10 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 10 प्रकार का। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, मैं वैसे एक दिन पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर से देख लो। फर्स्ट ए, इसको बोलते हैं शुष्क पश्चिमी रेतीला मैदान। फर्स्ट ए मतलब शुष्क पश्चिमी रेतीला मैदान। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? बाड़मेर, जोधपुर। एक और आता है फर्स्ट बी। फर्स्ट बी में इसको बोलते हैं सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान। इसमें जो जिले आते हैं वह है गंगानगर और हनुमानगढ़। फर्स्ट में एक और आता है फर्स्ट सी, इसको बोलते हैं उच्च शुष्क एवं सीमित संचित मैदान। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? चूरू, बीकानेर, जैसलमेर आते हैं। उसके बाद आता है सेकंड ए। सेकंड ए में जिले आते हैं, इसको बोलते हैं अंत प्रवाह शुष्क मैदान, जैसे कि जिले आते हैं सीकर, झुंझुनू, नागौर। उसके बाद याद रखना सेकंड बी। सेकंड बी में इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेकंड बी तो आता ही नहीं है ना, आता है क्या? आता है सर, तो आता है, तो इसको क्या बोलते हैं? लूनी बेसिन मैदान। इसमें जिले आते हैं पाली, जालोर और सिरोही। फिर आता है थर्ड ए। थर्ड ए में इसको बोलते हैं अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। इसमें जिले आते हैं जयपुर, अजमेर, टोंक और दौसा। फिर आता है थर्ड बी। थर्ड बी में जिले आते हैं बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान, इसको बोलते हैं। इसमें आते हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। उसके अलावा फोर्थ ए, ध्यान से सुनना इसको भी। फोर्थ ए इसको बोलते हैं अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान। इसमें जिले आते हैं राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़। उसके अलावा फोर्थ बी भी एक प्रकार का है, तो फोर्थ बी में इसको बोलते हैं आर्द्र दक्षिणी मैदान। इसमें जो जिले आते हैं उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। इसलिए जो अपना क्वेश्चन था उसमें उदयपुर जो दे रखा था वह गलत था। तो फोर्थ बी में आते हैं आर्द्र दक्षिणी मैदान, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। एक और आता है 5, इसको बोलते हैं अति आर्द्र व दक्षिणी पूर्वी मैदान। अति आर्द्र व दक्षिण पूर्वी मैदान। इसमें जिले आते हैं हाडोती के, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो दोस्तों आपको 10 के 10 मैंने कृषि जलवायु प्रदेश बता दिए। कैसा लगा आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरी जो पढ़ाने की जो कला है ये कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। अब जान लेते हैं टेस्ट सीरीज आखिरकार लेंगे कैसे। टेस्ट सीरीज में कोई समस्या आएगी तो मैं मोबाइल नंबर भी दे दूंगा आपको, उसमें भी आप कॉल कर देना मुझे। धन्यवाद। चलिए दोस्तों देखते हैं टेस्ट सीरीज कैसे लेनी है। तो चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए, आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाओगे, वहां लिखना है स्टडी IQ अकेडमी, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, वहां से भी आप इसका लिंक डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या करना है, स्टडी IQ अकेडमी क्लिक करना है, सर्च करना है, यहाँ पर लोगो दिखेगा, ये लिखा हुआ मिलेगा। क्या करना है, डाउनलोड करना है, यानी कि इंस्टॉल करना है। जैसे कर लोगे, यहाँ क्या करना है, फिर ओपन करना है। क्या करोगे, ओपन करोगे। ओपन करते आपके सामने आएगा, यहाँ लिखा हुआ रजिस्टर। तो रजिस्टर पे क्या करना है, क्लिक करना। जिसे रजिस्टर पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ अपना नाम डालना, यहाँ अपने मोबाइल नंबर, यहाँ ईमेल आईडी मतलब जीमेल आईडी डालना। पासवर्ड में आप अपना नाम कुछ भी डाल सकते हो आपकी मन मर्जी से, 6-7 अंकों का डाल देना, है ना। उसके अलावा अपना यहाँ राज्य डाल देना। ये चेक बॉक्स बना हुआ है ना, इस पर क्लिक कर देना। इसके अलावा नीचे रजिस्टर लिखा हुआ है ना, इस पर भी क्लिक कर देना। कर दिया इतना सारा काम। फिर यहाँ पर लिखा हुआ देखो, यहाँ पर पेड कोर्स, थोड़ा नीचे जाओगे तो टेस्ट सीरीज, आपको टेस्ट सीरीज पे क्लिक करना है। अपने पास कोई कोर्स नहीं है, अपने पास क्या है,
टेस्ट सीरीज है, तो टेस्ट सीरीज पे क्या करना, क्लिक करना। जैसे टेस्ट सीरीज पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ आपको जीके की भी दिखेगी, नीचे हिंदी की भी दिखेगी। जो 4th क्लास की ले रहा है इन दोनों की मत लेना, और कोई पर्सनली केवल जीके की लेना चाहता है तो वो ले सकता है जीके की भी, हिंदी की भी, ठीक है। परंतु आपको जो 4th क्लास की तैयारी कर रहे हैं वो केवल और केवल इस पे इसको ले लें। 149 में अभी ऑफर चल रहा है, तो बाय नाउ पे क्लिक करें। बाय नाउ पे क्या करो, क्लिक करो भाई। जिसे बाय नाउ पे क्लिक करोगे नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा अप्लाई कूपन कोड नहीं करना है, मैंने लगा रखा है कूपन कोड ऑलरेडी। आपको क्या करना है, क्लिक पे ऑनलाइन पे क्लिक कर दिया, कर देना आप लोग। उसके अलावा नीचे आ रहा है पे, तो पे क्लिक करना। पे क्लिक कर दिया, यहाँ पेमेंट करना। दोस्तों ये काम हो जाएगा। अब मेरे मोबाइल नंबर ले लो, कभी कोई दिक्कत आए टेस्ट सीरीज में या टेस्ट सीरीज लेने के बाद पहले कभी भी बता देना। 80 58 59 87 08 इस नंबरों पे आप मुझे संपर्क कर सकते हो। यदि आपको टेस्ट सीरीज लेने में कोई समस्या आती है, टेस्ट सीरीज लेने के बाद कोई समस्या आती है, या बिना टेस्ट सीरीज लेने वाले बच्चों को भी कोई समस्या आती है, तो आप अपने भाई को याद कर सकते हो, सभी बहनें और सभी भाई। धन्यवाद मित्रों, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद दोस्त, जय भारत, जय जवान, जय किसान।